हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में इशू ऑफ शेयर्स यानी कि जो कि कंपनी अकाउंट्स 12th क्लास का जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके आज थोड़ी थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। फिर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के अंदर मैं आपसे पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लूंगा बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं तो इश्यू ऑफ शेयर्स, सर शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब अभी तक हमने जो इंग्लिश वर्ड सुना था, शेयर का मतलब होता है बांटना किसी चीज को, हिस्सेदारी किसी चीज में। तो हम लोग भी इसी चीज की बात कर रहे हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स में ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो शेयर वर्ड का क्या मतलब आता है आपके पास? इसका मतलब होता है हिस्सा। तो शेयर का मतलब हो गया हिस्सा। तो हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है, अब वो कंपनी के पास बहुत जो भी हिस्सेदारी है, जो चीज है, वो चीज कहलाएगी उसकी ऑनरशिप। और ऑनरशिप में जो भी चीज बटेगी, जो चीज बटेगी वो हिस्सेदारी में बढ़ जाएगी अलग अलग लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे पब्लिक को कोई चीज बांटनी है, बहुत सारे लोगों में कुछ चीज बांटना है, तो जो चीज मैंने बांटा उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? हिस्सेदारी कहते हैं, है ना। तो शेयर्स का मतलब हो गया कि हमें हिस्सेदारी को बांटना है। और हिस्सेदारी को बांटना, हिस्सेदारी को बांटना ही और कुछ नहीं है, ये है इशू ऑफ शेयर्स। ये और कुछ नहीं है, इसी को हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम हिस्सेदारी को बांट रहे हैं, जो ऑनरशिप है उसको बांट रहे हैं, है ना। तो वो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बांट आ जाएगी। अब क्या बात करते हैं हम लोग, जैसे इशू ऑफ शेयर्स करता कौन है? तो उससे पहले मैं आपसे बात बता दूं कि कंपनी शेयर इशू करती है। सर कौन सी कंपनी शेयर इशू करती है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। पहली होती है 1% कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी और तीसरी होती है पब्लिक कंपनी। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि सर कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के पास राइट्स होता है शेयर इशू करने का। प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी के पास देयर इज नो राइट टू इशू द शेयर्स, नो राइट्स टू इशू शेयर्स। ओके, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पहले हमने देखा पब्लिक कंपनी के पास सिर्फ क्या है? राइट है शेयर को इशू करने का। ओके, तो एक एक करके जरा इनके बारे में बात करते हैं कि क्या चीज करते हैं और कैसे करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, जस्ट हमने समझा कि शेयर का मतलब होता है हिस्सा और ऑनरशिप को बांटना ही इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट है ना। तो शेयर्स को बांटना ही इशू ऑफ शेयर्स है। और इशू कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। ओपीसी और प्राइवेट कंपनीज के पास ये राइट्स नहीं है हमारे। ओके ना, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि कंपनी क्या होती है। फिर okay, company is an artificial person created by law having separate legal entity with the perpetual section with the common seal. okay, ये कंपनी की डेफिनेशन होगी। इसी से हमें क्या पता चलता है? फीचर्स ऑफ द कंपनी पता चल जाती है। तो फीचर्स ऑफ कंपनी क्या क्या है? हमारी कंपनी के फीचर्स क्या है? तो देखो डेफिनेशन के अंदर ही फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सबसे पहले क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां पर क्या होता है? जो ऑनर होता है और जो बिजनेस होता है, ये दोनों ही अलग होते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब होता है अगर कंपनी को अगर कभी भी दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ऑनर भी दिवालिया घोषित हो जाएगा। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें से एक एग्जांपल जो आता है, छोड़ो अभी इतना समझ लो सिंपल कि कंपनी है और ये जो ऑनर है, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब कंपनी और ऑनर अलग होते हैं तो इसका परफेक्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने ना विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस का है।
विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस का। यहां पर हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, और यहां पे बात कर रहे हैं विजय माल्या साहब की। तो जो विजय माल्या साहब है और किंगफिशर साहब है, किंगफिशर एयरलाइंस 2014 में लगभग ये बंद हो गई थी, 2014 में बंद हो गई, बट क्या विजय माल्या साहब दिवालिया घोषित हो गए क्या? नहीं, इनको बंद होने के बाद भी ये कंपनी आराम से काम कर रही है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ कि दोनों अलग होते हैं, बिजनेस और ऑनर जो होते हैं वो दोनों अलग होते हैं हमेशा। दूसरा आपके इसमें देखा कि जो यहाँ पर परपीचुअल सक्सेशन मिलता है, इसके अंदर परपीचुअल सक्सेशन, क्या मतलब हुआ? कंपनी चलती रहेगी, बट अगर मान के चलो किंगफिशर एयरलाइंस जिंदा रहती या किंगफिशर अभी जो चीजें चल रही हैं इनकी जितनी भी कंपनीज है, विजय माल्या साहब की डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो और उस केस में अगर हमारे पास कंपनी है वो क्या होगी, उनके सक्सेसर को मिलेगी, जो उनका जो आने वाला वंशज होगा उनको मिलेगी, है ना। तो परपीचुअल सक्सेशन है, परपीचुअल जो हमेशा चलता रहेगा आगे, जो चलता रहेगा आगे, किसी ना किसी को आगे मिलता रहेगा, तो उसे वो हम क्या कहते हैं, परपीचुअल सक्सेशन कहेंगे यहाँ पर। फिर इसके अंदर एक और चीज होती है कि इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है, वो मैंने आपको समझा दिया कि विजय माल्या साहब की लायबिलिटी क्या थी, लिमिटेड, क्योंकि ये अपना घर बार पूरा बेच चुके हैं, उसके बाद भी अपने मस्ती में आज घूम रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी केस में है यहाँ पर। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। विजय माल्या साहब अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते थे आराम से, और किसी को भी कर सकते हैं, है ना। तो जिसको मर्जी वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करके यहाँ से काम खत्म कर सकते हैं, और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज फ्रीली। और लास्ट में क्या है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि आप लोग देखोगे कि सभी लोग को, अगर मैंने इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम बोला है, तो पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसके पास खुद के हाथ पैर होते हैं। तो कंपनी के हाथ पैर क्या है, तो कंपनी के हाथ पैर होते हैं इसके द्वारा बनाई गई स्टैंप। जो कंपनी की स्टैंप होती है, या कंपनी का जो ठप्पा जिसे कह सकते हैं हम लोग, जो ठप्पा या जो स्टैंप है, वो कंपनी की सिग्नेचर मानी जाती है, कंपनी का वो साइन होता है वो। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साइन करो, तो आप आराम से साइन कर लोगे, है ना। मैं वहीं पे कंपनी से साइन करने बोलूंगा, उसके तो हाथ पैर है नहीं, तो वो कैसे साइन करेगा। तो उसको साइन करने के लिए एक स्टैंप की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे कि बहुत जगहों पर जब भी कंपनी कोई भी साइन करती है तो उसके स्टैंप भी होती है, और साथ में उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साइंस होते हैं, है ना। तो उस तरीके से तो ये कंपनी हो गई, और एक कंपनी के क्या हो गए बेटा, फीचर्स हो गए। नाउ मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कभी कभार 3 मार्क्स के अंदर छोटा सा, कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं हमारे पास। तो अगर इसको देखा जाए तो मैंने आपको बताया ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, 3 तरह की कंपनीज होती हैं। तो इनको 3 तरीके से बांट लेते हैं जरा फटाफट, छोटा सा एकदम, ये इसका बेसिस लिख देते हैं यहाँ पर, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देखो वैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दे रहा हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले तो बेसिस ऑनरशिप, ये सिंगल पर्सन के द्वारा हैंडल होता है, सिर्फ एक पर्सन इसे हैंडल करता है। ओके, एक पर्सन। ओपीसी आप देख रहे हो 1 पर्सन कंपनी, तो एक पर्सन के द्वारा हैंडल किया जाता है। इसकी क्या खासियत होती है कि इसके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब आपने देखा था 11th क्लास के अंदर सोल ट्रेडर, और अभी 12th क्लास में आपने देखा था पार्टनरशिप फर्म। इन लोगों के पास लायबिलिटीज क्या थी, अनलिमिटेड थी। इनको अपने घर बार चीजें भी लाके बेचनी पड़ती थी, तब भी चाहे कुछ भी हो जाए इनको पूरी लायबिलिटीज पे आउट करनी पड़ती थी। बट जो 1 पर्सन कंपनी है उसको एक बेनिफिट क्या मिला कि वो जो है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम कर सकता है, ये इसको एक बेनिफिट मिला, इसलिए उसने सिंगल पर्सन अपने आप को करा। जब प्राइवेट कंपनी की बात करी जाती है तो प्राइवेट कंपनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ की जाती है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर इसे ओपन करते हैं। ओके, पब्लिक कंपनी के लिए आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, और ये जो ऑनरशिप होती है इसके जो
ऑनर होती है वो कौन होती है, पब्लिक ही होती है इसकी ऑनर, इसलिए इसको हमने पब्लिक लिख दिया यहाँ पे कि इसके ऑनर कौन है, पब्लिक होते हैं। सर मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स, तो मिनिमम मेंबर इसमें एक से काम चल जाएगा। इसमें आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर आप मिनिमम कितने लोग लेके चलोगे, इसके अंदर 2 लोग, मिनिमम 2 लोग। यहाँ पे मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। सर मैक्सिमम कितने लोग चाहिए यहाँ पर, मैक्सिमम भाई एक ही चाहिए, है ना। यहाँ पर आप 200 से ज्यादा लोग नहीं रख सकते, 200 से ज्यादा लोग नहीं रख सकते इसके अंदर, एक बैंकिंग बिजनेस का पार्ट भी आ जाता है। और यहाँ पे तो आप इनफाइनाइट रखते हो, पब्लिक कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं वो इनफाइनाइट लेवल पे होते हैं हमारे पास। ओके, तीसरे नंबर पे इसके डायरेक्टर्स कितने होते हैं, तो बेटा ओपीसी कंपनी के अंदर जो मिनिमम डायरेक्टर्स रखने होते हैं वो आप लोगों को रखने होते हैं 2, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने रखने होते हैं आप लोगों को, 2। यानी आप एक का भी रख के चल सकते हो, एक से भी, भाई एक ही बंदा है तो एक ही डायरेक्टर हो सकता है, बट ये एज पर रूल्स या आप अपने कंपनीज में अमेंड करके क्या कर सकते हो, कितना लोग रख सकते हो, यहाँ पर आप 15 तक रख सकते हो। यहाँ पर 2 लोग कम से कम, 2 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो, 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के केस में। फिर यहाँ पब्लिक कंपनी में 3 आपको मिनिमम डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे, और मैक्सिमम कितना जा सकते हो आप, यहाँ पर भी 15 जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा सकते आप। ओके, बट अगर मैं बोलूं कि सर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, बट आपको अपनी कंपनीज में अमेंड करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की परमिशंस लेनी पड़ेगी, वो सब चीज करनी पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्टर्स 115, 215 और 315 ये चीज हो सकती है इसके अंदर। ओके, अब मैं बात करूं ट्रांसफरेबिलिटी की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो बताओ यहां ट्रांसफर हो सकता है, नो। यहां ट्रांसफर हो सकता है बट अगर उनके मेंबर्स चाहते हैं तो ही सिर्फ। प्रोहिबिटेड विद रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिटेड कैन नॉट प्रोहिबिटेड विद रिस्ट्रिक्शंस। ओके, और पब्लिक कंपनी में क्या होगा, नॉट प्रोहिबिटेड, ये आपको अलाउ करता है कि आपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, नॉट प्रोहिबिटेड। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं और इसको आप खत्म कर सकते हो कि कंपनी का नाम किससे एंड होना चाहिए। तो इसका जो नाम एंड होना चाहिए वो होना चाहिए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी का जो नाम ऐड होना चाहिए वो प्राइवेट लिमिटेड से ऐड होना चाहिए। पब्लिक कंपनी का नाम जो ऐड होना चाहिए वो लिमिटेड से होना चाहिए, लिमिटेड। ओके, इससे आप अपनी कंपनी को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई यहाँ तक की, इसमें कोई डाउट आ रहा है आपको अभी तक? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है। ओके ना, और हमने ये भी देखा कि इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने उसमें देखा कि शेयर जब कंपनी अपने हिस्सेदारी को बांटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं और उसके मीनिंग आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, आफ्टर दिस कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है जिससे कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि जितने से कंपनी अपने आप, जितना कंपनी के पास एक ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, पैसा हो सकता है, उसे ऑथराइज कैपिटल कह सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स जो रह सकते हैं कंपनी के पास वो रजिस्टर्ड, जिससे कंपनी ने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवाया था, अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाया था, उसे हम ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका जो टोटल नेटवर्थ है वो 10 करोड़ रुपए का है। ओके, तो 10 करोड़ रुपए का है और एक शेयर की कीमत, मान के चलो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो एक शेयर की कीमत है वो 100 रुपए है, तो 10 करोड़ को अगर हम 100 रुपए से डिवाइड करें तो हमारे पास 10 लाख शेयर आते हैं। सर ये 100 रुपए क्या है, ये 100 रुपए का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जिस फेस वैल्यू ऑफ शेयर कभी भी किसी कंपनी का कुछ भी हो सकता है, वो 100 रुपए हो सकता है,
वो 10 रुपये हो सकता है, वो 50 रुपये हो सकता है, वो 25 रुपये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कंपनी का जो फेस वैल्यू हो सकता है 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये और 25 रुपये, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, तो जिससे कंपनी ने अपने आप को ऑथराइज कर रखा है, उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। उस शेयर अमाउंट को क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। सर क्या ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर कंपनी मांग सकती है? हाँ, मांग सकती है। अगर उन्हें अपने आप को ग्रो करना है तो ऑब्वियस ही बात है उनको 10 करोड़ से ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्रो करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ द गाइडेंस गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर्स की हेल्प लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रूवल लेकर हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ओके, ग्रो करने के केस में हम लोग शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद हम लोग ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, यानी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो अभी मान के चलो 10 लाख शेयर्स है। 10 लाख शेयर्स में से मेरे को कितने पैसों की अभी जरूरत है, उतने शेयर्स में पब्लिक से डिमांड करूंगा। तो जो मैं पब्लिक से डिमांड करूंगा उसी को कहते हैं हम लोग इशूड कैपिटल। जब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से अभी 4 लाख शेयर इशू कर दिए पब्लिक को, तो जो 4 लाख शेयर्स मैंने पब्लिक को इशू किए उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये इशूड कैपिटल है, जो पब्लिक से मैंने पैसे की डिमांड कर ली। ओके, तो इशूड कैपिटल कहलाएगी। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 4 लाख शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर्स के बदले में पब्लिक ने हमें कितने पैसा दिया, अगर यानी पब्लिक हमसे कितना शेयर खरीदना चाहती है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान के चलो कंपनी के पास, पब्लिक के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या पब्लिक के पास नहीं, ये हो जाता है। कैसे हो सकता है कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाए, मेरा जो भी शेयर्स मैंने मार्केट में भेजा सारे के सारे बिक गए, सारे के सारे लोगों ने खरीद लिए, तो उसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्राइब। हो सकता है मुझे ज्यादा प्यार मिल गया और मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी कंपनी के लिए ओवर सब्सक्राइब, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर मान के चलो कंपनी की रेपुटेशन खराब है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा, जिसे हम लोग कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जितना आपने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपका इशू जो होगा वो लेस होगा आपके सब्सक्राइब शेयर से, और अंडर सब्सक्रिप्शन में आपका जो इशू होगा वो ग्रेटर होगा आपके सब्सक्राइब शेयर से। क्लियर मेरी बात ना? सर अंडर सब्सक्रिप्शन की कुछ कोर कंडीशंस या कुछ चीजें होती हैं क्या? हाँ जी, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपके शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हुए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है एक 90% की, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए आपके पास, 90% आनी चाहिए। अगर आपके शेयर्स मिनिमम 90% सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है बच्चों, कंपनी को सारा पैसा वापस करना पड़ता है। तो सारा पैसा वापस करना पड़ता है, कब तक वापस करना पड़ता है, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। सर अगर 15 दिन से ज्यादा का समय लग गया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट चार्जेस of 12% पर एनम। सर मान के चलो किसी कंपनी का 90% सब्सक्राइब नहीं होता है बट उन्हें पैसों की आवश्यकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करा जा सकता है, क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, उसका एक ऑप्शन होता है, और ये 99% ऑफ द कंपनीज यूज करती हैं। 99% ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, अंडर राइटर्स को हायर कर लेती हैं, अंडर राइटर्स को हायर कर लेती हैं। अंडर राइटर्स का क्या काम होता है कि वो, अब जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अब मान के चलो किसी एबीसी कंपनी ने अपने आप को लॉन्च किया, आईपीओ करवाया, क्या आप उस एबीसी कंपनी को जानते हो? क्या उस कंपनी के शेयर खरीदोगे? तो सर वो क्या करेंगे, अंडर राइटर्स का क्या काम होता है, वो अपने सारे के सारे कॉन्टेक्ट की हेल्प से क्या करेंगे, आपके शेयर्स को मार्केट में बिकवाएंगे। और किसी कारणवश आपके शेयर्स मार्केट में नहीं खरीद पाते हैं तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुल अप करते हैं,
मिनिमम क्राइटेरिया को फुल करते हैं, ताकि आपको ये पूरा का पूरा पैसा वापस ना करना पड़ सके। ओके बच्चों, तो अंडर राइटर्स का काम ये होता है कि आपके लिए वो उन पैसों को इकट्ठा करे जो शेयर्स आपने आईपीओ करा था उस समय आपको पैसा इकट्ठा हो सके, आपकी हिस्सेदारी को पूरी करवा सके, 90% पैसा आपके पास कम से कम आ सके। तो उसका जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? अंडर राइटर्स की हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को कि ऑथराइज कैपिटल क्या होते हैं? ऑथराइज कैपिटल वो होते हैं जो रजिस्टर्ड कैपिटल होते हैं, जिससे कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होता है, और ये टाइम आने पे, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को ग्रो अप करना है तो ग्रो अप करने के वक्त में अपने आप को चेंज भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल। इशूड कैपिटल वो होती है जितना हमने अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल में से इशू किया होता है, जितने की अभी हमें जरूरत होती है उतना पैसा हमने मंगवा लिया, उसे इशूड कैपिटल कहा हमने। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है वो जितना पब्लिक ने हमसे शेयर्स खरीदे, अगर सारे खरीद लिए तो उसे कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। अगर हमारे शेयर्स ज्यादा आ गए, मार्केट में से ज्यादा आ गए, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब, और अगर कम हो गए तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। क्लियर? अब ऑथराइज कैपिटल के बाद और इनके बाद हम समझ लेते हैं जरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। एक होता है कॉल्ड अप और पेड अप, ये दो वर्ड्स और समझ लो और आज की थ्योरी को यहाँ पे करते हैं फिनिश, है ना। तो कॉल्ड अप और पेड अप का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का एक फेस वैल्यू, मेरे शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए का है, तो इस 100 रुपए को मैंने आपसे जितना कंपनी ने पब्लिक से मांग लिया, जितना कंपनी ने पब्लिक से डिमांड कर लिया है, वो कहलाता है कॉल्ड अप। जितना कंपनी ने पब्लिक से डिमांड कर लिया, फॉर एग्जांपल कंपनी ने अभी 100 रुपए में से 60 रुपए डिमांड करे हैं, तो ये 60 रुपए कहलाएंगे कॉल्ड अप और 40 रुपए नॉट कॉल्ड अप है अभी आपके लिए। ओके, और इस 60 रुपए में से पब्लिक ने आपको अगर अभी 40 रुपए या 45 रुपए पे कर दिए हैं, 45 रुपए पे कर दिए, तो उसे कहते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी ने मांग लिए, पेड अप पब्लिक ने पे कर दिए। ओके, साउंड आ गई थी, लोग ढोल बाजे बारात जा रही थी, चलो कोई नहीं। तो क्या हुआ, कॉल्ड अप क्या होता है जो कंपनी ने मांग लिए, और पेड अप क्या होता है जो पब्लिक ने पे कर दिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। इसके बाद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में कॉल्ड अप और पेड अप का क्या मतलब होता है ना। तो होप आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी समझ में आई होगी। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ में जनरल एंट्रीज, इशू ऑफ शेयर्स जो पार पे करनी है, प्रीमियम पे करनी है और डिस्काउंट पे करनी है, वो सब चीजों के बारे में वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।